कभी सोचा है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने लगभग 450 सालों तक, जी हाँ, 450 सालों तक भारत के उत्तर और दक्षिण को एक अटूट धागे में पिरोए रखा? ये कहानी है सातवाहन वंश की। एक ऐसा राजवंश जिसे इतिहास की किताबों में शायद वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार है, लेकिन जिसका असर आज भी हमारे इतिहास में गूंजता है। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा साम्राज्य था जिसने एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह काम किया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सातवाहनों की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, इसका सुनहरा दौर कब और कैसे आया, और वो कौन सी प्रशासनिक और आर्थिक मशीनरी थी जो इसे चलाती थी। फिर हम उनकी सांस्कृतिक विरासत को खंगालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। ये विशाल साम्राज्य आखिर बना कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है लगभग 230 ईसा पूर्व में सिमुक नाम के एक शासक से, जिन्होंने इस राजवंश की नींव रखी। उनके बाद आए राजा कृष्ण, जिन्होंने दक्कन के इलाके में सातवाहन शक्ति को और बढ़ाया। लेकिन असली गेम चेंजर थे सातकर्णी प्रथम। उन्होंने न सिर्फ बड़े बड़े यज्ञ करके अपनी सत्ता का ऐलान किया, बल्कि साम्राज्य की सीमाओं को उत्तर भारत तक पहुंचा दिया। हर महान साम्राज्य का एक शिखर होता है, एक गोल्डन पीरियड, और सातवाहनों के लिए वो शिखर उनके सबसे प्रसिद्ध शासक के साथ आया। इनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्हें महान पुनर्स्थापक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मध्य एशिया से आए शक आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया और सातवाहन गौरव को फिर से स्थापित किया। उनका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में आंध्र तक फैला हुआ था। ये उनके सैन्य कौशल का जीता जागता सबूत है। उनकी ताकत का अंदाजा तो बस उनकी उपाधियों से ही लग जाता है। नासिक के शिलालेखों में वो खुद को एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय दर्प मर्दन यानी क्षत्रियों का घमंड चूर चूर करने वाला बताते हैं। सोचिए, उस दौर में ये टाइटल्स उनकी क्या जबरदस्त हैसियत दिखाते होंगे। गौतमीपुत्र के बाद भी साम्राज्य की चमक बनी रही। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी जैसे राजाओं ने समुद्री व्यापार पर जोर देकर खजाना भरा, तो वहीं यज्ञश्री सातकर्णी जैसे अंतिम महान शासकों ने बाहरी और भीतरी चुनौतियों से लड़ते हुए साम्राज्य को संभाले रखा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतना विशाल साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका मैनेजमेंट और इकोनॉमी का सिस्टम क्या था? देखिए, सातवाहनों ने एक बहुत ही व्यवस्थित 3 लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। सबसे ऊपर थे राष्ट्र यानी प्रांत, उनके नीचे थे आहार यानी जिले, और सबसे बुनियादी इकाई थी ग्राम यानी गांव। अमात्य और गौलमिक जैसे अधिकारी इस पूरी मशीनरी को एकदम घड़ी की तरह चलाते थे, जिससे पूरे साम्राज्य में व्यवस्था बनी रहती थी। और यहीं उन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की जिसका असर सदियों तक रहा। वो थी जमीन दान करने की प्रथा। वे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री जमीनें देते थे। ये भले ही एक छोटा कदम लगे, लेकिन इसी प्रथा ने आगे चलकर भारत में सामंतवाद के बीज बोए। उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्तंभ था विदेशी व्यापार, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ। सोपारा और भरूच जैसे बंदरगाहों से मसाले, रेशम, हाथीदांत जैसी कीमती चीजें रोम भेजी जाती थीं, और बदले में वहां से क्या आता था? सोना, रोमन शराब और कांच। ये उस जमाने का ग्लोबल ट्रेड था। उनकी आर्थिक सोच कितनी मॉडर्न थी, इसका सबूत उनके सिक्के हैं। वे पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों को राजाओं के चित्र बनवाए। और सबसे अनोखी बात जानते हैं क्या है? उन्होंने सोने चांदी की जगह बड़े पैमाने पर सीसे के सिक्के चलाए। ये बात उन्हें बाकी सभी साम्राज्यों से बिल्कुल अलग करती है। तो ये तो हुई राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन सच कहूं तो सातवाहनों की सबसे स्थायी विरासत उनकी संस्कृति में बसती है। सातवाहन समाज की एक बहुत ही खास और अनोखी बात थी मातृ नाम का इस्तेमाल। कई राजा अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र यानी गौतमी का पुत्र। ये उस समाज में महिलाओं को दिए जाने वाले सम्मान की तरफ इशारा करता है, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। सातवाहन शासक खुद हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने जहां एक तरफ ब्राह्मणों को दान दिया, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध मठों और स्तूपों के लिए भी दिल खोलकर मदद की। उनके राज में दोनों धर्म एक साथ फले फूले।
और उनकी कला और वास्तुकला की विरासत तो बस अद्भुत है। कार्ले की गुफाओं में भारत का सबसे बड़ा चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रार्थना हॉल है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा में उन्होंने एक नई कला शैली को जन्म दिया, जिसमें सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ। यहाँ तक कि दुनिया भर में मशहूर अजंता की गुफाओं के शुरुआती चित्रों में भी उनका योगदान माना जाता है। वो सिर्फ कला ही नहीं, साहित्य के भी संरक्षक थे। उनकी राजभाषा संस्कृत नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत थी। और तो और, उनके एक राजा, जिनका नाम हाल था, वो खुद एक महान कवि थे। उन्होंने प्राकृत में गाथा सप्तशती नाम का एक मशहूर काव्य संग्रह लिखा था। लेकिन हर उदय का एक अस्त भी होता है। अब देखते हैं कि ये महान साम्राज्य अपने पतन की ओर कैसे बढ़ा। लगभग 450 साल, जो कि एक बहुत लंबा अरसा है। इतने लंबे समय तक राज करने के बाद सातवाहन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसके पतन के कारण दो तरफा थे। एक तो अंदरूनी तौर पर यज्ञश्री सातकर्णी के बाद कोई मजबूत शासक नहीं हुआ और उनके जो सामंत थे वो ताकतवर होकर आज़ाद होने लगे, और दूसरी तरफ बाहर से शकों के हमले फिर से शुरू हो गए और इक्ष्वाकु जैसी नई ताकतें भी सिर उठाने लगीं, जिसने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। और आखिरकार 220 ईस्वी के आसपास ये विशाल साम्राज्य टूट गया और इसकी जगह कई छोटे छोटे राज्यों ने ले ली। लेकिन भले ही उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई हो, उनका सबसे बड़ा योगदान हमेशा बना रहा। उन्होंने सच में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया, जिसने विचारों, कला और व्यापार के लेन देन को मुमकिन बनाया। तो अंत में ये सवाल सोचने लायक है। साम्राज्य तो गिर गया, पर क्या उनके द्वारा बनाया गया वो सांस्कृतिक पुल कभी पूरी तरह टूट पाया, या उसकी गूंज आज भी भारत की मिली-जुली संस्कृति में सुनाई देती है?